हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एलटी इंग्लिश का जो 2021 का पेपर था, उत्तराखंड एलटी इंग्लिश का, उसके 55 मतलब 55 क्वेश्चन से आगे 100 तक के क्वेश्चंस करेंगे। सॉरी फॉर द डिले, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल एज वेल, उसकी वजह से थोड़ा सा ये डिले हो गया। सॉरी फॉर दैट। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं 55 से। क्वेश्चन 55 हमने 31 से 54 तक लास्ट उसमें कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। आगे है 55 क्वेश्चन है, द करेक्ट सेंटेंस विल बी। इसमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑल। ये जो आपका आ रहा है ना, ऑल ऑफ देम, जो ऑल के बाद सब्जेक्ट जो आ जाएगा, जैसे ये दे रहा है ना, ऑल आर टोल्ड टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम, ये गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि ऑल के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं है। हमारा पास जो ट्रेंड होता है वो होता है ऑल प्लस सब्जेक्ट। तो हमें ऑल प्लस सब्जेक्ट कोई दिख नहीं रहा। देखिए, ऑल आर सजेस्ट, ये भी नहीं बनेगा अगर आप लाइन देखो, क्योंकि हम जब ऑल से कोई चीज़ शुरू करते हैं तो हमें उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए। तो आपको यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। सब्जेक्ट क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन। ऑल के बाद आर आ रहा है, आप वैसे भी दिमाग लगा सकते हैं तो आप समझ जाएंगे पूरा सेंटेंस। अगर आप ना भी पढ़ें तो आपको ये पता चल जाएगा कि ऑल के बाद जब सब्जेक्ट ही नहीं लगा है तो हम कौन सा सेंटेंस पढ़े। कहीं पर भी सब्जेक्ट नहीं है, राइट? तो ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो आंसर डी हो जाएगा इसका। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, द करेक्ट रीअरेंज्ड सेंटेंस विल बी। अब आपको ये वर्ड तोड़ के दिए हैं, सेंटेंस को तोड़ा है। बी, मोर डॉग्स नीड एनी डू नॉट बी। अब इसको हम करेक्ट फॉर्म में क्या बना देंगे? वी डू नॉट नीड। हमारा सेंटेंस जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा, वी डू नॉट नीड एनी मोर डॉग्स। ये करेक्ट सेंटेंस बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट होगा वो पहले वी होगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद आपका वर्ब होगा, उसके बाद आपकी मेन वर्ब होगी, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट होगा। इस फॉर्मेट से हम बना लेंगे इसको। तो हमारा आंसर जो बन जाएगा दैट विल बी वी नीड, वी डू नॉट, क्योंकि वर्ब डू आ गई, ठीक है। वी डू नॉट नीड एनी मोर डॉग्स। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, इन द ब्लैंक स्पेस द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड कौन है? डैश इज ह्यूमन, एरर इज ह्यूमन। तो हम क्या बोलते हैं? टू एरर इज ह्यूमन, सी। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 58 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाई आर के नारायण। आर के नारायण जी ने कौन सी लिखी है? तो वो आपकी आ जाती है, दैट इज योर ए, अ पेयर ऑफ ब्लू आईज। एक मिनट देखिए, बी और सी। बी और सी तो किसने लिखी थी? ये जो है जूड द ऑब्सक्योर, और आपकी सी अंडर द ग्रीन वुड। ये दोनों की दोनों जो लिखी है, ये दोनों की दोनों किसने लिखी है? थॉमस हार्डी ने लिखी है। थॉमस हार्डी। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गए, ये थॉमस हार्डी जी के हैं। तो ये नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं। तो ये, क्योंकि ये ए पेयर ऑफ ब्लू आइज भी है, तो यही आर के नारायण की रिटर्न वर्क है। नेक्स्ट है, द एंटोनिम ऑफ ग्लूमी। ग्लूमी का अपोजिट क्या होगा? ग्लूमी आप जानते हैं, ग्लूमी का मतलब होता है उदास। हम कह सकते हैं नेगेटिविटी को हम कह सकते हैं, राइट? तो उदास यहाँ पर, क्योंकि उदास ये ट्रेजिक, मोनोटोमस, डिस्कस्टिंग ये नहीं बनेंगे, क्योंकि हमें इसका ऑपोजिट निकालना है। तो उदास का खुश, ब्राइटनेस। ब्राइटनेस इसका नियर बाई एंटोनिम बन रहा है। तो आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा ब्राइट। नेक्स्ट 60 पे चलते हैं। शैली रोट अ पैम्फलेट एट ऑक्सफोर्ड, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। बाय होम वॉज ही इंस्पायर्ड। शैली ने जो एक पैम्फलेट लिखा था ऑक्सफोर्ड में, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, किससे ये इंस्पायर हुए और फिर इन्होंने किससे इंस्पायर होके इसको लिखा? तो वो थी बर्सन्स की। बर्सन्स थे उनकी, जो पैम्फलेट्स था उनके, उससे वो प्रभावित हुए, उन्हीं से वो इंस्पायर हुए, तो इन्होंने ये लिखी। नेक्स्ट चलते हैं 61। फुल many a flower is born to blush unseen and waste its sweetness in the desert air। ये लाइंस कहाँ से पेन ऑफ की हैं, कहाँ से ली गई हैं? तो ये थॉमस ग्रे चर्चयार्ड जो है वहाँ से ली गई है, राइट?
नेक्स्ट 62 क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन अ स्लीपलेस नाइट इज। देखिए ये जो एक्सप्रेशन है अ स्लीपलेस नाइट, ये क्या है? ये एक तरीके से ट्रांसफर्ड एपिथेट है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें ज़ोग्मा है या ट्रांसफर्ड। अब ट्रांसफर्ड एपिथेट क्यों कहा हमने? ये इसलिए कहा क्योंकि नाइट, अंधेर, रात कभी स्लीपलेस नहीं होती है, वो तो ह्यूमन बीइंग इन स्लीपलेस होता है, ठीक है ना। तो पर्सन को यहाँ पर क्या बना दिया है? नाइट बना दिया है। स्लीपलेस कभी पर्सन थोड़ी ना, पर्सन स्लीपलेस हो सकता है भाई जो सोया नहीं, रात कभी नहीं हो सकती, तो इसलिए इसको ट्रांसफर्ड एपिथेट कहेंगे। क्लियर हो रहा है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अ स्लीपलेस नाइट, रात कभी स्लीपलेस नहीं होती, इसलिए हम कह सकते हैं, क्योंकि स्लीपलेस तो पर्सन है, पर्सन को डेजिग्नेट करते हुए इसको स्लीपलेस नाइट कह दिया, इसलिए इसको ट्रांसफर्ड कर दिया, पर्सन बना दिया, तो इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सॉन्ग और अ पोयम दैट टेल्स अ स्टोरी। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत आसान है, आप लोग भी जानते हैं। एक कोई गाना या कोई पोयम जो स्टोरी बताता, दैट इज़ योर, सॉरी बैलेट नहीं, बैलेड, BALLAD, बैलेड। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 64, इट्स हियर। 64 में आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रैथ, WRATH। रैथ का सिनोनिम क्या होता है? रैथ का मतलब होता है गुस्सा, एंगर। एंगर इज द राइट। रैथ का यहाँ पर मतलब क्या है? गुस्सा होना, ठीक है। हु इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? बिना किसी संदेह के आप सभी जानते हैं, सरोजिनी नायडू। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट? ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट किसने लिखी थी? तो ये ब्राउन ने लिखी है। ही इज़ ये आपका फर्स्ट आ गया, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, इन्होंने लिखी है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। इज दैट क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 67 क्वेश्चन आपका आता है, किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स बाय अनदर मैन। कोई दूसरा आदमी किसी दूसरे इंसान को मार दे, उसे हम कहते हैं होमिसाइड। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन है आपका, द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज। तो जो शेक्सपियर की जो सोनेट है उसका राइम क्या है? देखिए आप जानते हैं दो टाइप की राइम्स होती हैं, एक होती है क्वाड्रेटिंग और एक होती है कपलेट, है ना। तो क्वाड्रेटिंग में जो आता है, तो क्वाड्रेटिंग का जो आपका आएगा तो वो आ जाएगा आपका जैसे A B आई थिंक दिस वन इज राइट। देखिए ABAB, एक तो ये हो गया, फिर आ गया आपका CDED, ठीक है, ये है EFEG, एक ये बन रहा है, क्योंकि आप और जगह देखिए कहीं भी आपको नहीं दिख रहा है, और GG। तो ठीक है, तो हमारा जो ये बनता है शेक्सपियर जी का जो वो है, वो प्रोसेस क्या है? 3 तो क्वाड्रेट होंगे, क्वाड्रेट का मतलब 4, 3 बार 4 आ गए, देखिए ABAB 3 बार हो गए, CDED और EFEF, ठीक है। और एक बार क्या आएगा? कपलेट आएगा, एक बार कपलेट, कपलेट का मतलब होता है 2, तो GG, तो यही ऑप्शन सही है। इज दैट क्लियर? और इसका जो फॉर्मेट है वो यही रहता है, ABAB CDED EFEF और GG। तो राइट आंसर इज योर D, द राइम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज वर्ड्सवर्थ इज रिलेटेड टू कॉलरिज, एडिशन इज रिलेटेड टू। अब ये जानते हैं क्योंकि हम बैलेड लिखा था वर्ड्सवर्थ जी ने और कॉलरिज ने, दोनों ने मिलके, तो इसलिए ये दोनों एक साथ, इनका कोलैबोरेटिव वर्क है, तो इसलिए ये एक साथ कहा जाता है। ऐसी एडिशन को किसके साथ जोड़ा जाता है? तो एडिशन को रिचर्ड स्टील के साथ जोड़ा जाता है। दिस आंसर इज योर राइट, रिचर्ड स्टील, क्योंकि इन्होंने रिचर्ड स्टील के साथ आप लिख सकते हैं द स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर इन्होंने इनके साथ मिलके करी है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 के पास 70 पे चलते हैं। 70 क्वेश्चन है, हु डिस्टिंग्विशेस द फेमस मैन ऑफ जीनियस इन लिटरेचर फ्रॉम द फेमस मैन ऑफ एबिलिटी, सॉरी। तो कौन डिस्टिंग्विश कर रहा है फेमस आदमी को जो जीनियस है
लिटरेचर में फ्रॉम द फेमस मैन ऑफ एबिलिटी योग्यता के बेस पे, तो वो रस्किन बॉन्ड, जॉन रस्किन है, सॉरी, ये आपके आगे जॉन रस्किन। ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए, आप वैसे भी पढ़ते रहते हैं, आपको ज्ञात भी होगा। नेक्स्ट है, हु वॉज द वाइजेस्ट मैन इन द सिटी इन द लाइट ऑफ स्टोरी द टेल ऑफ मेलन सिटी। जो टेल ऑफ मेलन सिटी है उसमें सबसे होशियार, वाइजेस्ट कह रहे हैं ना, सबसे होशियार आदमी कौन रहता है, तो वहाँ पर जो होशियार रहते हैं वो बहुत ही बूढ़े व्यक्ति रहते हैं, वो क्या है, अ वेरी ओल्ड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ दीज फेमस लाइन्स। ये फेमस लाइन्स पढ़ लेते हैं। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, others to be swallowed and some few to be chewed and digested। बहुत ही अच्छी लाइन है। कुछ किताबों को हमें टेस्ट करना है, कईयों को हम घूट चुके हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनको हम चबाएंगे और डाइजेस्ट करेंगे। कितनी अच्छी बात है, और ये किसने कही है? दिस इज़ द स्टडीज़ ऑफ फ्रांसिस बेकन। ये फ्रांसिस बेकन जी का वर्क है और ये लाइन उन्होंने ही कही है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं 73 क्वेश्चन। 73 क्वेश्चन में सबसे पहला है, हु वॉज द यंग आयरिश फुटबॉलर डिड सोफी टॉक अबाउट। अब ये जो सोफी है ये कौन से मतलब स्टोरी में है, गोइंग प्लेसेस करके स्टोरी है, रिटन बाय A.R. बर्टन ने लिखी है इसको। मैं आपको बता दूं, इसमें फुटबॉलर जो रहता है, ये जो आयरिश फुटबॉलर रहता है, ये एक्चुअली डैनी कैसी है सॉरी डैनी कैसी है। ही इज़ द हीरो ऑफ सोफ़ी। इमेजिनेशन है, ये सोफ़ी का हीरो है ठीक है। ये डैनी कैसी आपको यहाँ दे भी रखा है ऑप्शन में कई बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाएंगे। डैनी जो ये कैसी है, ये सोफ़ी का हीरो है, फुटबॉलर है, ये एक्चुअली उसका हीरो है डैनी कैसी, ठीक है। और ये किसने लिखी है? A.R. बार्टन ने। तो यहाँ पर वो ये A.R. जो बार्टन है ये तो ऑथर है। अगर सपोज यहाँ क्वेश्चन आता हु वाज द ऑथर ऑफ आयरिश फुटबॉल, ये आयरिश फुटबॉलर ये चैप्टर का, तो आप लिख सकते थे A.R. बार्टन। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हु वाज द यंग आयरिश फुटबॉलर, जिसको सोफ़ी बात कर रही है, जिसके बारे में वो उसका हीरो था, वो उसके इमेजिनेशन में था, तो वो है डैनी कैसे। तो राइट आंसर इज योर डैनी कैसे। डोंट गेट कंफ्यूज विद द ऑथर, दे आर नॉट आस्किंग द ऑथर, दे आर जस्ट आस्किंग द पर्सन टू whom she was talking about. Is that clear? Then he is the person Danny Casey, with he was the hero of Sophie in the imagination, right? Next, moving on to the 74th question, Wordsworth's prelude was completed in। जो वर्ड्सवर्थ जी का प्रिल्यूड था वो कब कंप्लीट हुआ था? तो ये आपको पता है 1805। 1805 में ये कंप्लीट हुआ था। इज़ दैट क्लियर? और ये इनका लास्ट वर्क भी रहा, क्योंकि ये स्टार्ट कब हुआ था? इट वाज अराउंड 1799 में ये स्टार्ट हुआ था। 1850 में ये डेथ हो गई थी, तो ये उससे पहले पब्लिश हो गया था। ये लास्ट बुक थी मतलब इनकी। तो ये जो प्रिल्यूड है, मतलब ये हम ये भी आपको पता होगा कि इस बुक को जो ये प्रिल्यूड नाम से जो बुक है, इससे पहले ही इनकी डेथ हो गई थी। दिस इज़ पोस्टमसली पब्लिश्ड बुक। तो ये इनकी वाइफ ने द प्रिल्यूड करके इसको नाम दिया था। इससे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने इसको S.T. कॉलरिज के नाम से इस बुक को पब्लिश भी किया था, मतलब लिखा था। तो वो टाइटल भी चेंज किया था, वो क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो दैट इज़ 1805। एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट चाहिए क्वेश्चन नंबर 75। जॉन डॉनीज पोइट्री कोटेड फॉर इट्स। अब जॉन डॉनीज की जो पोइट्री है वो काहे के लिए कोट की जाती है? तो दैट इज़ फॉर विट। विट के लिए की जाती है, मेटाफिजिकल वाला जो जिसमें वो नेचर को बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 76 क्वेश्चन पे। 76 क्वेश्चन है आपका, द वर्ब इन द ब्लैंक सो माई फ्रेंड्स डैश द प्राइम मिनिस्टर येस्टरडे। वो कह रहा है माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों ने, येस्टरडे भी आ गया, पास्ट भी आ गया, आप देख लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा? देखा, मतलब मेरे हमको जो वर्ब देखी है दिया है वो है देखा। तो माई फ्रेंड्स सॉ, पास्ट टेंस में यही आएगा, माई वर्ब सॉ द प्राइम मिनिस्टर येस्टरडे, मेरे दोस्तों ने कल प्राइम मिनिस्टर जी को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टेल ऑफ मेलन सिटी
मेलन सिटी इज़ कंपोज बाई, देखिए ये मेलन सिटी जो टेल है ये किसने है, विक्रम सेठ ने करी है। ठीक है, ये भी एक बैलेड है, दिस इज़ ऑल्सो अ बैलेड। ठीक है, ये एनसीईआरटी की क्लास 11th में आपको पढ़ने को मिलेगी, ये एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, 11th क्लास की आपको बुक में मिलेगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं 78 क्वेश्चन। माई ब्रदर इज डैश रिच दैट ही कैन हेल्प एनीबडी। अब वो कह रहा है कि मेरा भाई इतना ज़्यादा अमीर है कि वो किसी को भी वो कर सकता है। तो जब हम जहाँ कैन का प्रयोग होता है, थोड़ा सा आपको मैं फॉर्मेट बता दूँ, देखिए यहीं पर लिख देते हैं। सो जब लग रहा हो, अभी मैं आपको बताती हूँ, सो के साथ क्योंकि यहाँ कैन का प्रयोग भी है, तो सो के बाद यदि हमारा कोई एडवर्ब है, उसके बाद अगर दैट लग रहा है, जैसे ये एडवर्ब है, दैट है, ठीक है, उसके बाद कैन या कैन नॉट लग रहा है और यूर ओन या हर ओन, तो वहाँ पर हम सो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमने इसलिए यहाँ पर सो का प्रयोग करना है। माई ब्रदर इज़ सो रिच दैट ही कैन हेल्प एनीबडी, वो किसी की भी मदद कर सकता है। 78 के बाद चलते हैं 79। 79 क्वेश्चन है, इन हुज मेमोरी डिड टेनिसन राइट इन मेमोरियम। इन मेमोरियम इन्होंने किसकी याद में लिखा, तो ही वॉज अर्थर हेलम, अर्थर हेलम की याद में इन्होंने लिखा। 80 क्वेश्चन, द अप्रोप्रिएट वर्ब विच इज इन द एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट विल बी द डैश न्यूज डैश ट्रू। देखिए याद रखिए, जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं तो हम सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया लगाते हैं, वर्ब इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, द न्यूज़ हमेशा प्लूरल में होती है, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, ये प्लूरल में ही आएगा सब्जेक्ट, न्यूज़ ही होगी, हम न्यू नहीं बोलेंगे, न्यूज़ को ऐसे ही लगाएंगे। लेकिन जो क्रिया है, क्योंकि ये एक वचन में ही हम इसको काउंट कर रहे हैं, तो हम वर्ब भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगी इज़, द न्यूज़ इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 81 पे चलते हैं। 81 इज हियर। चलिए 81 क्वेश्चन है आपका, विच राइटर रिसीव्ड पुलिट्जर प्राइज 4 टाइम्स। मतलब पुलिट्जर प्राइज 4 टाइम्स किसको मिला था, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को मिला था। कब कब मिला था, एक तो मिला था 1924 में, क्लियर करके यहाँ पर लिख देते हैं, एक मिला था 1924 में, दूसरी बार मिला था 1931 में, तीसरी बार मिला था 1937 में, और चौथी बार इन्हें मिला 1943 में। तो 4 टाइम्स किसको मिला, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, जो एक ही समय पे रहते हैं। आपको पता है ये बहुत आता है लिटरेचर में, वन वर्ड क्या है, कंटेम्पररी, एक समकालीन जिसे हम बोलते हैं। इज दैट क्लियर। 82 इज मिसिंग हियर, मिसिंग है 82, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगी। वैसे वो क्वेश्चन था कि कौन सी पोइट्री में मतलब जनरल विलियम हैजलिट के बारे में बात की गई है, वो क्वेश्चन टैग कर देंगे, 82 इज़ नॉट हियर। प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे दीजिए सो दैट आई कैन गिव यू द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 82। नेक्स्ट चलते हैं 84 पे चलते हैं। द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए, ही सेंट मी अ गिफ्ट, उसने मुझे गिफ्ट भेजा। ठीक है, अब इसके हमको पैसिव वॉइस बनानी है, तो आपको पता ही है गिफ्ट जो दिया है लास्ट में, वो पहले आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गिफ्ट जो चीज़ थी, गिफ्ट वॉज, क्योंकि पास्ट टेंस में लगेगा, आपको पता है वॉइस का क्या बन जाएगा, गिफ्ट वॉज सेंड टू मी बाय हिम। तो ये बन जाएगा, अ गिफ्ट वॉज सेंड टू मी बाय हिम। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, गिफ्ट वॉज सेंड टू मी बाय हिम। इज दैट क्लियर। अ गिफ्ट वॉज सेंट नहीं आएगा, थोड़ा सा क्लियर रखिए, ये सेंड है, सेंड सेंट, तो आपका क्या आ जाएगा, द गिफ्ट वॉज, अ गिफ्ट वॉज सेंट टू हिम, ये आएगा, अ गिफ्ट वॉज सेंट टू हिम, सेंट टू मी बाय हिम, मतलब मेरे द्वारा गिफ्ट उसको दिया गया था। दिस इज अ पैसिव वॉइस। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं 85 क्वेश्चन पे। आपको एंटोनिम बताना है, द वर्ड एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का अपोजिट, एस्ट्यूट होता है क्लेवर, चालाक जिसे हम बोलते हैं, या इंडिजीनियस। इंडिजीनियस इज ऑल्सो इंटेलिजेंट।
तो चालाक को हम इंटेलिजेंट में भी लेते हैं, तो इसका उल्टा फूलिश हो जाएगा। ऑपोजिट क्या है? फूलिश। इन आनंद्स अनटचेबल हु सेड टू उल्हान, उल्हन को किसने कहा? दे थिंक वी आर मियर डर्ट पीकर्स वी देयर डर्ट। ये अनटचेबल में आनंद की जो आनंद जी ने जो लिखी थी, उसमें अनटचेबल में उन्होंने क्या कहा? किसको कहा? हु सेड टू उल्हन, उल्हन को किसने कहा? दैट दे थिंक वी आर मियर डर्ट बिकॉज वी देयर डर्ट, हम उनकी गंदगी हैं। ये कही थी बाखा टू भागवंश ने कहा था। इज दैट क्लियर? ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी पीस इज ऑलवेज अ शॉर्ट अम्यूजिंग अकाउंट ऑफ समथिंग that has happened in real? कोई भी चीज़ ऐसी जो लिटरेरी पीस है, क्योंकि ये लिटरेरी टर्म दे दिया आपको, ऐसा है जो हमेशा शॉर्ट होती है, छोटी सी होती है और अम्यूजिंग होती है। अम्यूजिंग मतलब आपको अच्छी भी लगती है घटना छोटी सी, तो वो शॉर्ट एपिसोड को क्या कहा जाता है? तो उसे हम एंटी कोड कहते हैं। दैट इज़ योर एंटी कोड। इज दैट क्लियर? इसके बाद चलते हैं 88 क्वेश्चन पे। पोएट जॉन कीट्स वॉज बॉर्न। जॉन कीट्स कब जन्मे थे? तो जॉन कीट्स की जो जन्म तिथि है, दैट इज़ योर 1795 AD। इट इज़ 1795 AD। और ये मरे कब थे? कभी क्वेश्चन डेथ पे भी आ जाए तो दैट वाज 1821, ये मरे थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज़ द स्टोरी ऑफ टू। देखिए ये समर ऑफ स्टोरी, ये दो की कहानी है, दो बच्चों की कहानी है। ये विलियम सैरियन ने लिखी थी, सैरियन ने, और ये दो गरीब बच्चों की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन से दो बच्चे हैं, तो ये गरीब बच्चे कौन से थे? पुअर अमेरिकन बॉयज़। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि द समर ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स स्टोरी किन दो बच्चों की है। कोई पुअर इटालियन नहीं है, अमेरिकन नहीं है, ये स्पेनिश नहीं है, गरीब अमेरिकन बॉयज़ की है ये। ठीक है, ये विलियम सैरियन ने लिखी थी। दो गरीब बच्चे थे जिनका नाम था आरम एंड मुराद। ठीक है, बहुत ही गरीब फैमिली से रहते थे। ट्राइब है इनकी गैरोगिलेनियन, आप चाहे लिख लीजिए ट्राइब गैरो, कभी ट्राइब ही पूछ ले एग्जाम में, गैरोगिलेनियन, ये ट्राइब थी इनकी, गैरोगिलेनियन ट्राइब कम्युनिटी थी। थ्रू आउट द डे शी डिड नथिंग बट डैश इलनेस, मतलब पूरे दिन उसने कुछ नहीं किया सिवाय दिखावे के। तो दिखावे को क्या कहते हैं? फेइंग, FEIGING, फेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 91 पे चलते हैं। 91 क्वेश्चन इज योर दिस इज योर 91। द प्रोटोगैनिस्ट ऑफ द फेमस नोवेल ऑफ नारायण। नारायण की जो प्रोटोगैनिस्ट थी द बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये किसने लिखी है? ये प्रोटोगैनिस्ट जो फेमस नोवेल ऑफ नारायण द बैचलर ऑफ आर्ट्स इज, किसकी है ये है आपकी चंद्रन की, CHANDRAN, चंद्रन। नेक्स्ट है नेम द मैथ्स टीचर हु गेव अ ग्लोइंग टेस्टिमोनियल टू एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन को कौन से मैथ्स टीचर ने टेस्टिमोनियल दिया था? तो वो थे एर्नोल्ड। ही वॉज, आपके आते हैं नेम द मैथ्स टीचर, मैथ्स टीचर थे वो, थे कोच, आपके कोच थे आपके। यहाँ पर 92 इज़ अगेन मिसिंग, तो आप ज़रा जो मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए तो मैं वो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूँगी। इज़ दैट क्लियर? तो मैथ्स टीचर कौन से थे? एल्बर्ट आइंस्टीन के ही वॉज कोच। तो कोच ही बहुत मैथ्स के टीचर थे। आपको ये भी मैं बता दूँ, यहाँ पर जो यूरी है, यूरी क्या था? उसका फ्रेंड था। ब्राउन क्या थे? ये ब्राउन दिया है, ब्राउन यहाँ पर क्या थे? इनके हिस्ट्री के टीचर थे। और डॉक्टर जो ये वेल की बात कर रहे हैं, ये इनका दोस्त था, मतलब आइंस्टीन का ये क्लोज फ्रेंड था। और डॉक्टर आइंस्टीन क्या, वेल क्या थे? ये एक डॉक्टर थे जिन्होंने बोला था कि इनको कहीं ना कहीं क्या हो गई है? नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। तो हिस्ट्री के टीचर थे। और यहाँ पर कोच जो थे वो क्या थे? वो यहाँ पर क्या थे? मैथ्स के टीचर थे। कोच वॉज हिज मैथ्स टीचर। जो ये खुद की एक बायोग्राफी है जिसमें पैट्रिक पिंकिज ने लिखी है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं 94 क्वेश्चन पे। हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी एनिमी। एनिमी का राइटर कौन है? तो ही इज़ योर पर्ल एस बक। पर्ल एस बक एनिमी के राइटर है। ये एक जापानीज डॉक्टर
यहाँ पर जो स्टोरी है वो इस तरीके से है कि जापानीज़ और अमेरिकन के बीच में, यहाँ पर जापानीज़ और अमेरिकन के बीच में युद्ध हो रहा था। तो युद्ध के दौरान अमेरिका और जापानीज़ जब युद्ध कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स दे आर ऑपोजिट, तो वो दुश्मन में एनिमी है एक दूसरे के। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक जापानीज़ डॉक्टर रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो अमेरिकन सोल्जर रहता है उसको बचा लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है एनिमी, मतलब द स्टोरी एनिमी के राइटर कौन है, दैट इज़ योर पर्ल एस बक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 95 पे चलते हैं। 95 क्वेश्चन में है हु व्हाट इज़ द राइट ऑर्डर ऑफ द स्टैंजाज ऑफ पिंडारिक कोड। अब देखिए पिंडारिक कोड का जो राइट ऑप्शन है वो क्या होता है। पिंडारिक कोड आप जानते हैं, पिंडारिक कोड चलता है, मैं यहीं पर लिख बता देते हैं। पिंडारिक कोड जो है इसमें मूवमेंट्स जो होते हैं, आप लिख लीजिएगा, इसमें स्पेस इतनी नहीं है। मूवमेंट्स जो होते हैं, एक तो होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, आप जानते हैं घड़ी की दिशा में कोई भी चीज़ ऐसे चलेगी, राइट। दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में चलेगा, ठीक है। देखिए एक चलेगा क्लॉकवाइज, एक चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। और एक होता है आपका स्टैंडिंग स्टिल। स्टिल का मतलब क्या है, वैसे एक ही जगह है बिंदु की तरह, वो कहीं नहीं घूमेगा। एक घड़ी की तरह घूमेगा, एक घड़ी के विपरीत घूमेगा और एक जगह रहेगा। तो जो घड़ी के विपरीत जो घड़ी के समान घूमता है उसको तो हम स्ट्रॉफ कहते हैं। जो घड़ी के ऑपोजिट घूमता है, घड़ी के ऑपोजिट, उसको हम एंटी स्ट्रॉफ कहेंगे। और जो एक जगह स्थिर है, स्टिल है, उसको हम ईपोड कहेंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा क्लॉकवाइज स्ट्रॉप, एंटी क्लॉकवाइज एंटी स्ट्रॉप, ईपोड, स्टिल। तो ए इज़ योर राइट आंसर। ये पिंडारिक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। 96 है द करेक्ट वर्ब फॉर्म इन द ब्लैंक स्पेस विल बी। अब आपको यहाँ ब्लैंक में भरना है, क्या आएगा, दिस वॉच डैश करेक्ट टाइम, मतलब कि ये घड़ी मुझे करेक्ट टाइम देती है। तो ये जो मैं आपको बता दूँ, जहाँ जो वर्ड है, जब हम कभी भी यूजुअल, जो हमारे दैनिक कार्य होते हैं, यूजुअल एक्शन होता है, तो वहाँ हमेशा हम किस टेंस का प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कह लीजिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह लीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब आपकी कीप है, तो वॉच क्या है, सिंगुलर है, तो कीप्स आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा दैट विल बी कीप्स, दिस वॉच कीप्स करेक्ट टाइम। नेक्स्ट 97 पे चलते हैं। पोएम डैफोडिल्स इज़ रिटन बाय, बहुत अच्छी पोएम है और ये बहुत फेमस रोमांटिक राइटर ने लिखी है, दैट इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 98। दिस इज़ योर टू कास्ट पर्ल बिफोर अ स्वाइन मीन्स, ये भैंस के आगे बीन बजाना कहते हैं इसको। टू कास्ट अ पर्ल बिफोर अ स्वाइन बीन्स, भैंस के आगे मतलब बीन बजाना। अब इसका अर्थ अगर हम निकालें तो क्या निकलता है, कहने का मतलब है बहुत अच्छी चीज़ कहना, वो भी किसके सामने, जिसको उस चीज़ की कदर ना हो, वैल्यू ना पता हो। तो हम अर्थ ये निकालेंगे, टू गिव प्रेशियस थिंग्स आइडियाज़ टू दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड देयर वैल्यू। कहते हैं ना, ज्ञान किसको दे रहे हैं, जो अज्ञानी है, तो उसको ज्ञान देना फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ द फ्रेज इंटर एलिया इज। इंटर एलिया का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एमंग अदर थिंग्स। इंटर एलिया मतलब एमंग अदर थिंग्स। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरीज पेंड अमिताभ घोष एज अ ट्रिब्यूट टू हिज राइटर फ्रेंड बाय आफ्टर हिज डिमाइज। मतलब एक ट्रिब्यूट दिया था अमिताभ घोष जी ने अपने दोस्त, आपको मैं ये क्वेश्चन शायद आगे भी आया है, मेरे को ऐसा लगता है कि हमने जब 31 से 54 तक के क्वेश्चन किए थे 50, तो वहाँ पर अमिताभ घोष जी का एक दोस्त आया था जिसका नाम था आगा अली शाहिद, जिन्होंने, मैंने आपको कहा था कश्मीर फाइल जो मूवी बनी है उसी के बेस पे वो वर्क किया, तो वही अमिताभ घोष जी के दोस्त थे। तो ही वॉज हिज फ्रेंड, जिसमें द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड ये है वो, दिस इज़ द, उनके मरने के बाद, अब उनका जब दोस्त, अमिताभ घोष जी का जब दोस्त यही अली शाहिद, ये आगा अली शाहिद जब मर गए थे, क्या कौन थे, आगा अली शाहिद, SHAHID, जब ये मर गए थे तो इसके बाद इन्होंने अपने दोस्त की याद में ये किताब लिखी, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को ये शेयर कीजिए, सो दैट मैं आगे और भी वीडियोस आपको लेके आऊँ क्वेश्चन से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, इंग्लिश लिटरेचर का जो एंटायर सिलेबस है वो हम कवर करें फॉर LT, TGT एंड PGT। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।